24 नवंबर की सुबह बेंगलुरु के एक होटल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया था। Where a woman hailing from another state settled in Bengaluru was found brutally murdered. जब एक स्टाफ मेंबर चेकआउट के लिए रूम के ओर बढ़ा तो उसे एक तेज बदबू महसूस हुई और जैसे ही वो रूम के अंदर गया वो देखता है कि एक फीमेल की बॉडी डिकम्पोज स्टेट में बेड पर पड़ी हुई है और ये फीमेल थी माया गोगोई। माया ने इस रूम में किसी के साथ चेक इन किया था, बट इस रूम से गया सिर्फ एक ही शख्स। जो माया चेक इन करते वक्त इतना ज्यादा खुश और केयर फ्री लग रही थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसकी लाइफ इस ट्रेजिक एंड पर आ गई। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे वर्सोटाइप। लेट्स गेट इनटू द केस ऑफ माया गोगोई। अब इस सीसीटीवी फुटेज से साफ ये पता चल रहा है कि इस केस में मेन दो लोग हैं। पहला माया गोगोई और दूसरा आरव हरनॉय। माया गोगोई की एज बस 19 साल थी और वो गुवाहाटी के कैलाश नगर की रहने वाली थी। माया अपनी स्कूलिंग के बाद गुवाहाटी के हांडी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और अब यही वो फेज था जहां से माया की सफर शुरू होती है। ग्रेजुएशन के बाद माया अपनी बड़ी बहन के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है। उन्होंने HSR लेआउट में एक छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट लिया हुआ था। नया शहर, नए लोग, नए चैलेंजेस के बीच माया ने अपना पहला कदम लिया ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। माया ने बेंगलुरु के कोरम मंगलम एरिया में एक एजुकेशनल काउंसलिंग फर्म में जॉब ज्वाइन की और उसी शहर में उसका बॉयफ्रेंड यानी कि अर्नव हरनोई भी था, जो कि इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट है। अर्नव हरनोई केरला के कनूड का रहने वाला था। आरव को उसके दादाजी ने ही बचपन से पाला था, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और जब आरव छोटा था तो उसी टाइम उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम वो अपनी माँ के पास रहता है और फिर उसकी मम्मी की दूसरी शादी होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाती है और फिर डाइवोर्स हो जाता है। और अब इन चीज़ों से ये समझा जा सकता है कि आरव का बचपन बहुत डिफिकल्टीज से भरा था। आरव के दिल में हमेशा एक खाली जगह थी, एक प्यार और अपनेपन की तलाश, और इस कमी को पूरा करने के लिए उसके लाइफ में आती है माया गोगोई। आरव और माया के बीच की 316 किलोमीटर की दूरी बस एक राइट स्वाइप से मिट जाती है, यानी वो लोग एक डेटिंग ऐप बम्बल के थ्रू मिले थे। और ये बात अप्रॉक्स माया के मर्डर 8 महीने पहले की है। माया के कनेक्शंस आरव से इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि माया ने आरव को बेंगलुरु बुला लिया, और सिर्फ बुलाया ही नहीं, उसे एक कंपनी में इंटर्न भी अरेंज कर दी। अब दोनों एक ही सिटी में थे तो मिलना जुलना, घूमना फिरना काफ़ी कॉमन था इन दोनों के बीच में। और अब ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे इंटेंस रिलेशनशिप में बदल रही थी। और फिर एक दिन आरव ने एक बड़ा स्टेप लेने का सोचा। उसने माया को प्रपोज किया उसके साथ लिव इन में रहने के लिए, बट माया वॉज नॉट रेडी फॉर इट। और अब यहीं से आरव के दिमाग में स्पार्क पॉइंट्स जमा होना स्टार्ट हो गए, जिस कारण उसने इतने बड़े इंसिडेंट को अंजाम दिया। जो माया हमेशा खुश रहती थी, लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, और माया का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, स्पेशली मेल फ्रेंड्स, जो कि किसी भी फीमेल के होते हैं इन अ राइट वे। और माया साथ ही एक यूट्यूबर भी थी। वो यूट्यूब पे मेकअप ट्यूटोरियल्स और व्लॉग वगैरह डाला करती थी। और वहीं दूसरी तरफ आरव माया के टोटली अपोजिट था। आरव बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, ना आरव का कोई फ्रेंड था, ना आरव किसी से बात करता था। माया ही उसकी खुशी, उसका प्यार और उसकी जिंदगी का एक अकेला सहारा थी, और माया ही वो लड़की थी जो उसकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी। और आरव को ना हमेशा ये डर रहता था कि कहीं माया उसके लाइफ से फेड अवे ना हो जाए। और अब आरव का माया के लिए ये ऑब्सेशन धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज और पॉजिटिवनेस में चेंज हो रहा था। आरव ने माया से कई दफा जिद की लिव इन में रहने के लिए, लेकिन माया ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपने बहन के साथ ही रहना चाहती थी। इसके बाद आरव ने माया से एक छोटी सी जिद की। आरव ने कहा कि ठीक है, चलो तुम लिव इन में मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, बट तुम मेरे साथ 1 या 2 दिन के लिए होटल रूम चलो ताकि हम वहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और फिर माया आरव की इस छोटी जिद को मान लेती है। माया ने अपनी बड़ी बहन से ये झूठ बोला कि वो रात को घर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो ऑफिस पार्टी में बिजी है, और यही डिसीजन माया के लाइफ का लास्ट डिसीजन बन जाता है। और अब यहीं से पूरी स्टोरी शिफ्ट होती है होटल में। 23 नवंबर 2024 12:31 PM बेंगलुरु के 12th क्रॉस रोड में एक 3 स्टार होटल है। आरव माया को वहीं पर लेकर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ क्लियर है कि माया बहुत ही खुश और रिलैक्स्ड लग रही है। रिसेप्शन पर आरव पेमेंट करता है और एक रूम बुक करवाता है। माया सोफे पे बैठे अपना फोन में बिजी होती है। दोनों के पास ज्यादा सामान नहीं था, जिससे ये लग रहा था कि दोनों 1 या 2 दिन ही रहने वाले हैं।
रूम के कीज लेकर दोनों अंदर चले जाते हैं। अब 24 नवंबर जब चेकआउट का टाइम आता है तो उनके पास कॉल जाता है रिसेप्शन के थ्रू, और फिर आरव कॉल रिसीव करके ये कहता है कि एक दिन को एक्सटेंड कर दो। दिन बीत जाता है और फिर 25 नवंबर को सेम यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई शक करने वाली बात नहीं थी। अब आती है 26 नवंबर, जिस दिन उन दोनों को चेकआउट करना था, लेकिन सुबह 8:19 पर सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा था कि आरव होटल से अकेला निकल रहा है अपने फेस को कवर करके। 12:15 पे जब रिसेप्शन से रूम पर कॉल जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं आता, और इसी वजह से एक स्टाफ मेंबर को रूम को चेक करने के लिए भेजा जाता है। जैसे ही वो रूम के करीब जाता है, एक तेज और अनबियरेबल बदबू उसे महसूस होती है। डर के साथ वो स्टाफ मेंबर रूम का गेट खोलने की कोशिश करता है। गेट अंदर से लॉक्ड नहीं होती है, तो इसी कारण से इजिली गेट खुल जाती है। एंड फिर उस स्टाफ मेंबर ने जो वहां पर देखा, उसने शायद ही अपने लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। वो देखता है कि माया की बॉडी बेड पर पड़ी हुई है और पूरा बेड से सना हुआ है। बॉडी बहुत बुरी तरीके से वहां डिकम्पोज्ड स्टेट में पड़ी हुई थी। कुछ दिनों के बाद आरव सरेंडर करता है और ये कॉन्फेस कर लेता है कि उसी ने माया का मर्डर किया है। बट ये कॉन्फेशन आरव के लिए इतना आसान नहीं था। सरेंडर से पहले आरव पुलिस की रेडार से बचने के लिए पूरे 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुका था। बेंगलुरु से शुरू होकर रायचूर, रायचूर से उत्तर प्रदेश और एट दी एंड वाराणसी पहुंचा। होटल के सीसीटीवी से ये पता चल रहा था कि आरव होटल से निकलता है और निकलने के बाद वो एक कैब बुक करता है मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन के लिए। एंड फॉर सम रीजंस वो अपना फोन बार बार ऑन ऑफ कर रहा था, शायद ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। और अब यहीं से पुलिस आरव की लोकेशन को ट्रेस कर पाती है। पुलिस भी एक्शन में थी और उन्होंने 3 टीम फॉर्म किए। पहला, जिनको आरव के होम टाउन भेजा गया जहां वो अपने दादाजी के साथ रहता था। दूसरा रायचूर, और फिर तीसरी टीम आरव के डिजिटल फुटप्रिंट्स को कलेक्ट कर रही थी। और फिर अब आरव घबराहट के मारे अपने दादाजी को कॉल करता है, और फिर उनके दादाजी उसे समझाते हैं कि बेटा, ऐसे छुपने से काम नहीं चलेगा, आखिर तुम कब तक ऐसे ही छुपते रहोगे। अब क्योंकि आरव अपने दादाजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनसे बहुत प्यार भी करता था, इसीलिए वो अपने दादाजी की बात मान लेता है। और फाइनली 19 नवंबर को आरव पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। और फिर इसके बाद पुलिस आरव को क्राइम सीन पर लेकर जाती है। रूम का सीन काफी हॉन्टिंग था। बेड और ब्लैंकेट खून बनी हुई थी। बेड के नीचे एक नायलॉन की रस्सी थी और टेबल पर एक एस्ट्रे था जो सिगरेट लेफ्ट से भरा हुआ था। पुलिस ने जब आरव से उन दोनों के बीच के रिलेशंस के बारे में पूछा तो आरव ने ये उनका पर्सनल मैटर है कहकर टाल दिया। बट थोड़ी सख्ती भड़कने के बाद आरव ने ये एडमिट किया कि माया का एक्सट्रोवर्ट नेचर और उसका लार्ज फ्रेंड सर्कल, स्पेशली उसके मेल फ्रेंड्स, उनके बीच में अक्सर झगड़े की वजह बनते थे। आरव को इनसिक्योरिटी होती थी और उस पे वो कांस्टेंट डाउट किया करता था कि कहीं माया उसे चीट तो नहीं कर रही। आरव के दिमाग में ये फियर था कि माया को कहीं उससे कोई बेटर मिल गया तो फिर वो आरव को छोड़ देगी। फिर आरव फर्दर ये कॉन्फेस करता है कि माया चेक इन के दिन भी किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। और इसी बात पे दोनों के बीच में होटल रूम में काफी बहस हुए। ये टेंशन उनके रिलेशनशिप को और टॉक्सिक बनाता गया, जो चेक इन के दिन एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गया था। और अब ये सारी बातें आरव के दिमाग में बिल्डअप हो रही थी और उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर आरव ने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक नायलॉन की रस्सी और एक नाइफ ऑर्डर किया। पहले आरव ने उस नायलॉन की रस्सी से माया का गला और फिर उस नाइफ से उसके चेस्ट पर और उसके नेक पर मल्टीपल स्टैबिंग की। और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला कि माया के कंधे और नेक पर बहुत गहरे चोट आए हैं। अर्नब ने 10 से भी ज्यादा वॉन्ड्स माया के चेस्ट पे किए थे और उनमें से एक वुंड ऐसा था जो सबसे ज्यादा घातक था, जिस कारण माया की हो गई थी। पोस्टमार्टम के बेसिस पर यह पता चला कि माया की डेथ तो 24 नवंबर को ही हो गई थी, यानी कि चेक इन के अगले ही दिन। 2 दिन हो चुके थे मर्डर को और आरव उसी कमरे में उस लाश के साथ था। सिगरेट के धुएं से भरा हुआ वो रूम, उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी। उस नायलॉन की रस्सी को वो बार बार देखता जिससे उसने माया की जान ली थी। और फिर एक पल ऐसा भी आया जब आरव ने अपनी जान लेने की कोशिश की, बट उसमें खुद की जान लेने की इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी। और फिर ट्यूसडे को बेंगलुरु के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में इस मर्डर केस की एफआईआर दर्ज होती है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 103 और 238 आरव पर लगाया जाता है।
माया के YouTube चैनल पर एक मिनी व्लॉग भी था जो उसके जिंदगी के कुछ आखिरी महीनों का एक जीता जागता सबूत था। उस व्लॉग से ये पता चल रहा था कि 27 सितंबर को वो अपने होम टाउन गुवाहाटी शादी अटेंड करने के लिए गई थी, लेकिन शायद माया को खुद भी ये नहीं पता था कि उसके पास सिर्फ 2 महीने की जिंदगी बची है। ये केस सिर्फ एक मर्डर तक ही सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि इंसान का जुनून, उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी किसी की पूरी जिंदगी को एक पल में कैसे तबाह कर सकती है। ये पूरा इंसिडेंट आरव के जेलेसी, फियर, गिल्ट का एक हॉरिफाइंग कहानी बन गया जो उसके अनकंट्रोलेबल इमोशन की वजह से इतना ब्रूटल क्राइम तक पहुंचा। और मीडिया आउटलेट्स का ये कहना था कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, लेकिन ये एक प्री प्लान्ड मर्डर नहीं है, क्योंकि यदि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर होता, आरव अपने पर्सनल डिटेल्स को रिसेप्शन में नहीं देता और अपने फोन को ऑन ऑफ नहीं करता। वो उसे वहीं पर फेंक देता और शायद कोई एक फेक सिम ले लेता। सीसीटीवी वगैरह भी लगी हुई थी और ये बात तो आरव को पता ही थी। तो ये एक प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था। तो दैट इज फॉर द टुडे। स्टे सेफ।